जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कॉन्सेप्ट सेशन 12 ऑफ चैप्टर लाइट। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरा चीज जो डिस्कस करेंगे वो है फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। लास्ट सेशन में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलेटिव और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जब हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए बात करते हैं तो मेरा मीडियम जो है वो पहला मीडियम फिक्स होता है जो कि वैक्यूम या एयर होता है। कंसिडर अगर करें कि कोई लाइट रे आ रही है एयर से और दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम ये आपको पता है कि सी से डिनोट करते हैं। और जब ये दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो उसका स्पीड चेंज होकर वी हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अदर मीडियम लिखना है तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो एन इक्वल्स टू सी अपॉन वी, ये हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था। दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो ये तो हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो मीडियम है, वन एंड टू। मीडियम वन अब एयर नहीं है, तो इंसिडेंट लाइट रे कंसीडर करते हैं जो कि मीडियम वन में ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड वी वन। और जब ये मीडियम टू में एंटर करती है तो इसका स्पीड चेंज होकर वी टू हो जाता है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखते हैं? तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं एन टू वन इक्वल्स टू वी वन अपॉन वी टू। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium is equals to speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2। तो ये तो बात हो गई एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। आज हम लोग इन्हीं दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखेंगे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे एक दूसरे से रिलेटेड। तो चलिए, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो मीडियम है वन एंड टू सेपरेटेड बाय द इंटरफेस। एक लाइट रे कंसीडर करते हैं जो मीडियम वन में वी वन स्पीड से ट्रेवल कर रही है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एज यूजुअल। और ये फिर जब लाइट रे मीडियम टू में जा रही है तो इसका स्पीड बदल के वी टू हो जा रहा है और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अब अगर मुझको अगर लिखना हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो अभी हम लोगों ने देखा हम लोग क्या लिखते हैं इसको, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। तो एन टू वन इक्वल्स टू हो गया वी वन अपॉन वी टू। अब इसी रिलेशनशिप में हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या मॉडिफिकेशन करेंगे? हम लोग इसी में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सी से मल्टीप्लाई करें, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। तो मैंने सी से मल्टीप्लाई भी किया, सी से डिवाइड किया, तो इक्वेशन में कोई चेंज होगा नहीं, सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीराइट करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं सी वी वन अपॉन सी वी टू। अब इसको मैं वापस से थोड़ा सा रीमॉडिफाई करूं अगर, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। N21 can be written as CV2 divided by C upon V1। तो इसी चीज को मैंने रीमॉडिफाई किया और कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ। अगर आप लोग को फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इस पार्ट को वापस से सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ, तो हम लोग को वो वापस से V1 अपॉन V2 ही मिलेगा। तो CV2 होल डिवाइडेड बाई CV1 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर से जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। CV2 अपॉन यहाँ पे CV1 पे तो मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा वी वन अपॉन सी। सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा तो मुझको वी वन अपॉन वी टू ही मिलेगा। तो बस मैं उसका क्या किया, मैंने बस फॉर्म चेंज किया, तो सी वी टू अपॉन सी वी वन। अब अगर आप लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा रिकॉल करें तो एन इक्वल्स टू क्या था, सी अपॉन वी। जहां पे सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वी वन। यही कॉन्सेप्ट मैं अगर यहाँ पे अप्लाई करूं तो मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन एन वन को क्या लिख सकता हूँ, सी अपॉन वी वन। दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। और इसी कॉन्सेप्ट से अगर मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? तो दैट विल बी सी अपॉन वी टू। तो मुझको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन को मैं लिख सकता हूँ एन वन, दैट इज सी अपॉन वी वन। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू दैट इज एन टू, उसको लिख सकते हैं सी अपॉन वी टू। किसके कॉन्सेप्ट से? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट। तो इन्हीं दोनों वैल्यूज को मैं अगर यूज करूं यहाँ पे तो एन टू वन, अब मुझको न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, सी अपॉन वी टू। सी अपॉन वी टू को क्या लिख सकते हैं, एन टू।
और c अपॉन v1 को क्या लिख सकते हैं, n1। तो n21 इज इक्वल्स टू क्या आया मेरे पास, n2 अपॉन n। मतलब relative refractive index of second medium with respect to first medium is equals to absolute refractive index of second medium divided by absolute refractive index of first medium। इसको अगर एक एग्जांपल से समझे, फॉर एग्जांपल कि लाइट रे जो है ग्लास से वाटर की तरफ जा रही, लाइट रे कैसे ट्रेवल कर रही, ग्लास से वाटर की तरफ जा रही, तो मैं रिफ्रैक्टिव या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास को कैसे लिखूंगा, absolute refractive index of water divided by absolute refractive index of glass। तो देखिए उसी फॉर्म में है, n21 equals to n2 upon n1। तो ये एब्सोल्यूट की बात हो रही है तो मतलब ये एयर के रेस्पेक्ट में, ये भी एब्सोल्यूट की बात हो रही है तो मतलब ये एयर के रेस्पेक्ट में। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मतलब एयर के रेस्पेक्ट में डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो ये रिलेशनशिप होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। तो चलिए थोड़ा सा और क्लैरिटी लाते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसी के। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है किसका, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। गिवन क्या है, वेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। तो जब भी एयर के रेस्पेक्ट में दिया है इसका मतलब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं क्या लिखूंगा, एनजी लिखूंगा। आप लोग चाहे तो एनजीए भी लिख सकते हैं, लेकिन ए नहीं मेंशन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही कंसिडर होगा। तो एनजी कितना हो गया, 3/2, ये गिवन है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। देखिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है एयर के रेस्पेक्ट में, मतलब ये भी वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो एन डब्ल्यू कितना दिया है, 4/3, तो इसको भी लिख लिया 4/3। तो मुझको फाइंड क्या करना है, एन जी डब्ल्यू फाइंड करना। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा n21 इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। अगर यही कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर को क्या लिखेंगे, absolute refractive index of glass divided by absolute refractive index of water। तो NGW equals to NG का वैल्यू 3/2 गिवन और NW का वैल्यू 4/3 गिवन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो 3/2 ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। तो NGW का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 into 3 will give you 9 and 2 4 0। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर हमारे पास क्या आ गया, 9/8। तो आई होप अब ये रिलेशनशिप ज्यादा अच्छे से क्लियर है आप लोगों को कि क्या होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। इसका उल्टा पूछा है। गिवन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये हमको गिवन है 3/2 और हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो अभी हम लोगों ने ऐसा कोई तो रिलेशन पढ़ा ही नहीं है कि n21 और n12 इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। तो चलिए थोड़ा सा इसको समझ कंसिडर करते हैं कि हम लोगों के पास दो मीडियम है m1 एंड m2। लाइट रे मीडियम 1 में ट्रेवल कर रही है लेट्स से v1 स्पीड से, और मीडियम 2 में एंटर की तो इसका स्पीड चेंज होके v2 हो गई। तो मुझको अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21 लिखना है तो मैं क्या लिखता हूँ, v1 अपॉन v2। तो दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर इसी कॉन्सेप्ट से मैं n12 डिफाइन करूं तो n12 को क्या लिखूंगा, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, इसको लिखूंगा v2 अपॉन v1, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अब इसको मैं थोड़ा सा अगर रीअरेंज करूं n12, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन v1 अपॉन v2। इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो वापस v2 अपॉन v1 मिल जाए।
अब V1/V2 को क्या लिख सकते हैं? V1/V2 हमारा N21 है। तो N12 इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/N21। तो ये एक और रिलेशनशिप होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो अगर यही लॉजिक यहाँ पे इस्तेमाल करें तो refractive index of air with respect to glass will be reciprocal of refractive index of glass with respect to air. तो NAG will be equals to 1/NGA का वैल्यू कितना दिया है भाई? 3/2 दिया है। ये रेसिप्रोकेट होगा तो क्या हो जाएगा? 1 into 2/3 हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना आ गया? 2/3 है। तो ये हमारे पास एक और रिलेशनशिप हो गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, जो क्या है? फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब से हम लोग पढ़े जा रहे हैं, तो ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो बात कर लेते हैं। तो पहला फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी कैसी है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है कम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक। दूसरा चीज कलर और दी वेवलेंथ, इसका हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यू में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब कौन सा कलर स्ट्राइक कर रहा है मेरे इंटरफेस को उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। और थर्ड फैक्टर होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का फैक्टर और अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो जनरली तीन फैक्टर्स होते हैं, एक हो गया नेचर ऑफ द मटेरियल जो कि एक्चुअली ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरा हो गया कलर और वेवलेंथ ऑफ द लाइट, और तीसरा फैक्टर हो गया टेम्परेचर। अब जो मैं बता रहा था कि एमसीक्यू में बहुत फ्रीक्वेंट कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है ये चीज कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट एंड इट्स वेवलेंथ चेंज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि लाइट रे, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसीडर कर दो मीडियम M1 एंड M2, मान लेते हैं कि लाइट रे मीडियम वन में ट्रैवल कर रही है विद स्पीड V1, या इसको ऐसा मान लेते हैं कि ये मीडियम वन मेरा एयर, मीडियम वन को एयर कंसीडर अगर कर लिया तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी? C। और ये जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो इसका स्पीड चेंज होके V हो जाएगी। तो स्पीड तो चेंज हो रहा है ये तो समझ में आता है, लेकिन साथ में क्या बोल रहा है? वेवलेंथ भी चेंज होता है। तो अगर यहाँ पे वेवलेंथ इसका लैम्डा है, आप लोग 9th में पढ़े होंगे वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो दूसरे मीडियम में जाके इसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, मतलब लैम्डा m हो जाएगी, मतलब दूसरे मीडियम में हम लोगों ने वेवलेंथ इसका लैम्डा m माना। क्या नहीं चेंज होगा? फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। बोल रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो नहीं बदलेगी, फ्रीक्वेंसी f की f ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं। तो अगर मैं यहाँ से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n को डिफाइन करूं तो n इक्वल्स टू C/V होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल्स टू C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब आप लोग अगर क्लास 9 का थोड़ा सा रिकॉल करें तो अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था वेव स्पीड का। वेव स्पीड इज इक्वल्स टू होता था फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। तो वेव स्पीड को हम लोग लिखते थे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे अगर यूज करें, ये सारा वेव स्पीड ही है, ये वेव स्पीड इन एयर है, दूसरा v जो है वेव स्पीड इन द मीडियम है। तो c को कैसे लिख सकते हैं? c को लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ, क्योंकि मीडियम वन में फ्रीक्वेंसी f है और वेवलेंथ लैम्डा है। डिवाइड करते हैं, मीडियम टू में आते हैं जहां पे स्पीड इसका v है, तो फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदली और वेवलेंथ लैम्डा m है, तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कैंसिल आउट हो जाएगी और मुझको क्या मिल जाएगा? ये लैम्डा अपॉन लैम्डा। तो यानी अल्टीमेटली क्या मिला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला हम लोगों को वेवलेंथ के टर्म में। तो वेवलेंथ में तो डिपेंडेंस है। अब बात आता है कि जब लाइट रे एयर से दूसरे मीडियम में गया तो उसका वेवलेंथ चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है तो घट रहा है कि बढ़ रहा है? अगर ये कोई हम लोगों से पूछे तो क्या बताएंगे? तो इसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसके ऊपर भी एमसीक्यू क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि वेवलेंथ घटती है कि बढ़ती। तो यहाँ पे एन जो है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। ये डिस्कस किए कर चुके हैं हम लोग पिछले सेशंस में।
तो n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा जो है यूनिटी से ज्यादा होती है, 1 से ज्यादा होती है। तो यही लॉजिक यहाँ पे यूज करेगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन n। अब n का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब लैम्डा m का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, लेस देन लैम्डा आएगा। अगर n का वैल्यू, ये जो वैल्यू है अभी हम लोगों ने डिफाइन किया कि ये वैल्यू क्या है, ये ग्रेटर देन 1 है। तो जब लैम्डा को डिवाइड करेंगे एक क्वांटिटी जो कि 1 से ज्यादा है, तो लैम्डा 1 का हमेशा वैल्यू लैम्डा से छोटा ही आएगा। तो यानी जब लाइट रे एयर से किसी दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो उसका वेवलेंथ क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि wavelength of the light decreases when it travels from air to another medium like water, glass, etc. तो लाइट रेज अगर एयर से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसका हमेशा वेवलेंथ क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो स्पीड डिक्रीज कर रहा है एयर से जब दूसरे मीडियम में आ रही है, वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है, क्या नहीं चेंज होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए, तो आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया एब्सोल्यूट और रिलेटिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में जो रिलेशनशिप था उसको देखा, कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किया, फैक्टर्स देखा किन किन फैक्टर्स के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, और फिर कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट देखे जो जिसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए, इसी के साथ इस सेशन को क्लोज करते हैं, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय एंड जय।